गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है भावना इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि स्टूडेंट हमने क्लास 12 बायोलॉजी की एक सीरीज चला रखी थी जिसमें हमने अभी तक 8 चैप्टर डिस्कस किए हैं। ओके, आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे हमारी बायोलॉजी का, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स प्रिंसिपल्स। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले स्टूडेंट्स इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर पहले सारे चैप्टर्स को अच्छे से रीड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, फिर देन इसको पे आइएगा। ओके स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, देखिएगा बायोटेक्नोलॉजी नाम से ही लग रहा है कि टेक्नोलॉजी की बात होगी यहाँ पर, बट यहाँ पर हम टेक्नोलॉजी को किसके साथ इंक्लूड कर देंगे? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ। ठीक है, आजकल ये बायोलॉजी का एक अलग स्पेशल ब्रांच है जिसके थ्रू बहुत सारी डिस्कवरीज हो रही है, बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स बन रहे हैं जो हमारी लाइफ को बहुत इजी कर रहे हैं। ओके, चलिए सबसे पहले हम बात करें द टर्म बायोटेक्नोलॉजी। जो टर्म बायोटेक्नोलॉजी है वाज कॉइन्ड इन 1990 बाय कार्ल इल्के। कार्ल इल्के साइंटिस्ट ने बायोटेक्नोलॉजी टर्म सबसे पहले दिया। एन हंगरियन इंजीनियर, ठीक है, जो कि एक हंगरी के इंजीनियर थे। और बायोटेक्नोलॉजी की क्या डेफिनेशन थी? द टर्म बायोटेक्नोलॉजी refers to the use of living organisms or their products। मतलब बायोटेक्नोलॉजी का मतलब है कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करें और उनके प्रोडक्ट्स को टू मॉडिफाइड ह्यूमन हेल्थ एंड द ह्यूमन एनवायरनमेंट, जो कि ह्यूमन हेल्थ और ह्यूमन एनवायरनमेंट के हिसाब से उन्हें आप क्या करें? मॉडिफाइड करें। क्या करें? मॉडिफाइड, जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए यूजफुल हो। फिर अनदर साइंटिस्ट लुइस पास्चर, the French chemist and microbiologist, is considered the actual father of biotechnology by most nerved scientists of the world। लुइस पास्चर एक जो कि एक फ्रेंच केमिस्ट है, इन्हें सही मायने में अपन फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं क्योंकि इन्होंने बायोटेक्नोलॉजी से एरिया के अंदर बहुत सारे अच्छे एक्सपेरिमेंट्स किए, है ना, और बहुत सारी टेक्निक्स प्रोवाइड करी। ओके, नेक्स्ट कार्लो इरेके 1878 to 1952 फ्रॉम हंगरी कॉइन्ड द टर्म बायोटेक्नोलॉजी। हमने अभी डिस्कस किया। एट द टाइम ही वाज फूड मिनिस्टर इन हंगरी। ओके, हंगरी के अंदर ये फूड मिनिस्टर भी थे। ओके, डेनियल नेथन्स नोबल लिटरेट इन मेडिसिन 1978 कंसिडर्ड फादर ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। डेनियल नेथन को अपन फादर ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं, ठीक है, और इन्हें मेडिसिन में नोबल भी मिला है बाय मैनी रिसर्च। सम पीपल कंसिडर किरण मजूमदार शो बॉर्न इन 1953 एज फादर मदर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन इंडिया। कुछ पर्सन्स का मानना है किरण मजूमदार जो कि इंडिया के अंदर बायोटेक्नोलॉजी के फादर हैं। बेसिकली इंडिया के अंदर बायोटेक्नोलॉजी को लाने का इनको कंट्रीब्यूशन इनका बहुत ज़्यादा। डॉक्टर पुष्प भार्गवे established the CCMB, Central for Cellular and Molecular Biology in Hyderabad in 1907। He is also called father of modern biotechnology। इन्हें भी अपन क्या बोल रहे हैं? फादर ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। तो ये बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट जो समझने का पार्ट है वो है बायोटेक्नोलॉजी का डेफिनेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस क्या हैं? बायोटेक्नोलॉजी टू कोर टेक्निक दैट इनेबल्ड बर्थ ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। देखिएगा बायोटेक्नोलॉजी के अंदर 2 टेक्निक्स हैं जिनके बारे में अपन को सही तरह से यहाँ पर पढ़ना है। बेसिकली पहला है जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, जेनेटिक्स चैप्टर हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल, मतलब जो जेनेटिक मटेरियल हमारा डीएनए है या आरएनए, उसके अंदर आप क्या करें? अल्टर, चेंज कर दीजिएगा। क्या करेंगे? चेंज। टू इंट्रोड्यूस इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म, और उन चेंज को आप फिर एक होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करेंगे एंड दस चेंज द फिनोटाइप ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। और आप देख रहे हैं कि उस होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं? फिनोटाइप्स चेंज। ओके, कहने का मतलब है कि आपने एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के डीएनए या आरएनए
के अंदर अपने क्या किया, चेंज कहाँ होगा, बेस पेयर्स में। कहाँ पर, बेस पेयर्स के अंदर, ठीक है। तो बेस पेयर्स में चेंज करके उस डीएनए आरएनए को किसी एक होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस कराकर आप उस होस्ट ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या क्या नए कैरेक्टर्स आ रहे हैं उनको अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो ये क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। ओके, नेक्स्ट, मेंटेनेंस ऑफ स्टेरलाइट, माइक्रोबियल कंटेमिनेशन फ्री, ambient chemical engineering process to enable growth of only the desired micros eukaryotic cell in a large quantity। मेंटेनेंस ऑफ स्टेरल का मतलब यहाँ पर है कि जब भी अपन किसी डीएनए या आरएनए के अंदर चेंज करेंगे और चेंज करके जब आप उसे होस्ट में ट्रांसफर कर रहे हैं तो उस होस्ट के अंदर वो कैसे वर्क कर रहा है और किस तरह से उनकी कॉपीज बन रही है, ठीक है, इन सबको हम देख रहे हैं। तो इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा, पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कि जो डिजायर्ड है वही ग्रो करे, अनडिजायर्ड अपन को चाहिए भी नहीं। ओके, नेक्स्ट, फिर हम देखें कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। देखिएगा कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट क्या है हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग का। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रिजर्व्स द जेनेटिक आइडेंटिटी ऑफ अ स्पीशीज। जब भी कोई स्पीशीज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है तो उससे जो जेनेटिक आइडेंटिटी है वो क्या रहती है उनके पास, प्रिजर्व। क्यों, क्योंकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ना तो गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है ना गैमेट्स फ्यूज्ड होते हैं, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आपको एक सिंगल पेरेंट ही रिक्वायर्ड है, तो नए कैरेक्टर्स आने के चांसेस बहुत कम या ना के बराबर, ठीक है। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्रिएट्स वेरिएशन एंड क्रिएट्स यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मेकअप। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्रिएट करता है वेरिएशंस, ओके, और यूनिक कॉम्बिनेशन जेनेटिक मेकअप जिसे हम बोल रहे हैं, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम गैमेट्स का फ्यूजन होता है, तो गैमेट्स का फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, उस समय डीएनए फॉर डीएनए रेप्लिकेशंस होगा, ठीक है, दो अलग अलग डीएनए आपस में मिलेंगे, तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा, नए कैरेक्टर्स आएंगे। ओके, ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर्स used in plant and animal breeding leads to undesirable gene along with the desired gene। हम ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस को आज भी हम यूज ले रहे हैं प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर, जिसके थ्रू बेसिकली अनडिजायरेबल जीन और डिजायरेबल जीन दोनों ही आपको अवेलेबल हैं, मिल रहे हैं। द टेक्निक्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग विच इंक्लूड्स क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। देखिएगा जेनेटिक इंजीनियरिंग की एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब है कि आपने एक डीएनए लिया, उस डीएनए को अपन ने मॉडिफाइड किया, उसके बेस पेयर्स को चेंज करके एक नया डीएनए बना दिया, वो क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। यूज फॉर जीन क्लोनिंग। रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहाँ यूज आएगा, जीन क्लोनिंग में एंड जीन ट्रांसफर। और जीन ट्रांसफर, जीन कैसे ट्रांसफर, एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज में जीन्स ट्रांसफर किए जाए। Overcome this limitation and allow us to isolate and introduce only one or set of desired gene without introducing undesired gene into target organism। अब आपने एक नया डीएनए बना लिया है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए पर बेसिकली आगे चलकर जब हम जीन्स ट्रांसफर करेंगे तो वो जो रिकॉम्बिनेंट है उसके अंदर डिजायर्ड भी होगा और अनडिजायर्ड। तो हम ये चाहेंगे कि सिर्फ हमेशा डिजायर्ड ही होस्ट के अंदर क्या हो, ट्रांसफर हो, इंट्रोड्यूस हो, और उससे अपन को अच्छे प्रोडक्ट्स मिले। ओके, 3 बेसिक स्टेप्स इन जेनेटिकली मॉडिफाइड एन ऑर्गेनिज्म। अब देखो किसी भी ऑर्गेनिज्म को अपन जेनेटिकली मॉडिफाइड करना चाहते हैं तो उसके 3 बेसिक स्टेप्स क्या हैं। फर्स्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद अ डिजायरेबल जीन। आप उस डीएनए को आइडेंटिफाई कीजिए जिसके अंदर से क्या है, डिजायरेबल जीन्स हैं। ओके, इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट। अब डीएनए के अंदर आपको डिजायरेबल जीन का पता चल गया, अब उस डीएनए को आप इंट्रोड्यूस कीजिए किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म में। फिर मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ द डीएनए टू इट्स प्रोजेनी। अब जब होस्ट के अंदर जाएगा तो ये वहां पर इंट्रोड्यूस होने के बाद कुछ टाइम तक मेंटेनेंस करेगा, चाहिए उसे, और फिर ये एक आगे अनदर प्रोजेनी में भी क्या हो जाएगा, ट्रांसफर। ठीक है, चलिए अब ये तो हो गया स्टेप्स। भाई सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है
डीएनए का जिसके अंदर डिजायरेबल जीन है। सेकंड, आइडेंटिफाई करने के बाद उस डीएनए को होस्ट में ट्रांसफर करना है। थर्ड, होस्ट में इंट्रोड्यूस होने के बाद ये कितने टाइम बाद नई कॉपी बनाएगा और वो नई कॉपी आगे चलकर प्रोजेनी में कैसा रिस्पॉन्स करेंगी। तो ये 3 बेसिक स्टेप्स हैं जो कि हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर देखते हैं, और ये एक जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर एक टॉपिक है अलग से, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, उसके पार्ट्स हैं सारे के सारे। अब हम बात करें टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। यहां तक तो हमने बात करी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होती क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर हम कैसे स्टेप्स करेंगे वन बाय वन। अब हम देखेंगे कौन कौन से टूल्स यूज में आएंगे, ठीक है। सबसे फर्स्ट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। आपके पास क्या होने चाहिए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बेसिकली डीएनए को काटने में, जोड़ने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, क्लोनिंग वेक्टर। जो भी आपको डीएनए मिला है, उस डीएनए को जब आप होस्ट में इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, क्लोनिंग वेक्टर, ठीक है। फिर है कंपिटेंट होस्ट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब और एक आपको क्या चाहिए, होस्ट, जिसके अंदर आप इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्या करेंगे, ट्रांसफर। तो ये 3 बेसिक टूल्स हैं किसी भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए के फॉर्मेशन के लिए। अब हम बात करते हैं वन बाय वन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। सबसे पहले हम बात करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होते हैं। इन द ईयर 1963 2 एंजाइम डिस्कवर्ड फ्रॉम इशरेशिया कोलाई, जिसे अपन शॉर्ट में ई कोलाई बोलते हैं। 1963 में 2 एंजाइम्स डिस्कवर्ड किए गए ई कोलाई से, विच रेस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफाज इन इट, जो कि बैक्टीरियोफाज की ग्रोथ को क्या करते थे, रेस्ट्रिक्ट करते थे, किसके अंदर, ई कोलाई के अंदर, ठीक है। वन ऑफ दीज एडेड मेथिल ग्रुप टू डीएनए, एक क्या करता था इन दोनों में से, मेथिल ग्रुप को ऐड कर देता था डीएनए में। अदर कट द फाज डीएनए, और दूसरा एंजाइम क्या करता, उस बैक्टीरियोफाज के डीएनए को कट कर देता था, जिसे अपन बोलते थे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। क्या बोलेंगे, एंडोन्यूक्लियस। एंडो का मतलब है कि बेसिकली ये किसी भी डीएनए के अंदर जाकर उसकी क्या करेगा, कट करेगा, ठीक है। द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डिस्कवर्ड इज हिंड2। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि जो सबसे पहले डिस्कवर्ड किया गया था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, वो एंडोन्यूक्लियस, वो क्या था, हिंड2। हिंड2 ऑलवेज कट डीएनए मॉलिक्यूल एट पर्टिकुलर पॉइंट। हिंड2 हमेशा डीएनए को कट करता है, डीएनए मॉलिक्यूल को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, बाय रिकॉग्नाइजिंग अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर। कैसे, उस पर्टिकुलर जगह पर 6 बेस पेयर का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, उसको आइडेंटिफाई करके। कहने का मतलब है कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को तभी कट कर पाएगा जब वो उस डीएनए पर 6 बेस पेयर की एक स्पेशल सीक्वेंस को देख लेगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस फॉर हिंड2, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस। किसके लिए, हिंड2। कहने का मतलब है हिंड2 एंजाइम उस डीएनए को तभी कट कर पाएगा जब उस डीएनए पर उसे 6 बेस पेयर की एक स्पेशल सीक्वेंस मिलेगी। टिल डेट अराउंड 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आइसोलेटेड फ्रॉम 200 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया। आज तक लमसम 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं जो आइसोलेट किए जा चुके हैं 200 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया के, ईच ऑफ विच रिकॉग्नाइज डिफरेंट रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस। और हर एंजाइम के थ्रू एंजाइम की रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस बिल्कुल अलग है। क्या है, अलग। मतलब जितने भी आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यूज में ले रहे हैं उन सब की रिकॉग्नाइजेशन साइट क्या है, अलग अलग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखें, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बिलोंग टू न्यूक्लियसेस। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का एक ग्रुप होता है न्यूक्लियसेस, उससे बिलोंग करते हैं। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ न्यूक्लियसेस, 2 तरह के न्यूक्लियसेस होते हैं। एक होता है एक्सोन्यूक्लियस और एक होता है एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस। नेक्स्ट, एक्सोन्यूक्लियसेस रिमूव्स न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द फ्री एंड ऑफ द डीएनए। एक्सोन्यूक्लियस रिमूव्स करते हैं न्यूक्लियोटाइड्स को फ्रॉम द फ्री एंड ऑफ द डीएनए। एंडोन्यूक्लियस मेक कट्स एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए। देखो नाम से ही लग रहा है फ्री एंड मतलब बाहर से बात होगी, और यहाँ पर एंडो अंदर की तरफ। ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज अ स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक
न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन द डीएनए। मतलब हर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या है, एक स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो होती है डीएनए की, उसको आइडेंटिफाई करता है। जो 6 बेस पेयर की जो रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। पैलिंड्रोम्स आर द ग्रुप ऑफ लेटर दैट रीड सेम बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। पैलिंड्रोम्स क्या होता है, लेटर्स का ऐसा ग्रुप होता है, चाहे आप उसे आगे से रीड कीजिए या पीछे से, दोनों तरफ से सेम तरह से ही रीड किया जाएगा, जैसे मलयालम, ठीक है। द पैलिंड्रोम इन डीएनए इज अ सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर दैट रीड सेम ऑन द 2 स्ट्रैंड्स। पैलिंड्रोम डीएनए के अंदर सीक्वेंस है बेस पेयर्स का जो रीड करता है सेम द 2 स्ट्रैंड्स व्हेन ओरिएंटेशन ऑफ रीडिंग इज केप्ट सेम। जैसे ये देखिएगा 5 से 3 डीएनए का स्ट्रैंड, जैसे GAATTC, और 3 से 5 की अगर अपन बात करेंगे CTTA, मतलब रिवर्स कर दीजिए, आप इधर से रीड कीजिए इधर से रीड कीजिए, दोनों सेम है। इसी को अपन ने क्या बोला, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। सेम इधर भी आइएगा GAATTC, इधर से वापस लिखिएगा CTTA, मतलब इधर से रीड करेंगे GAATTC, इधर से भी GAATTC, ठीक है। तो ये होता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, अब एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कैसे समझिएगा, देखिएगा। अपन ने किसी एंजाइम को कट किया, द एंजाइम कट बोथ द डीएनए स्ट्रैंड एट द सेम साइड्स, है ना। जैसे ये एक डीएनए है स्ट्रैंड, है ना, ये एक डीएनए स्ट्रैंड है। अब हम बात करते हैं ये एक वेक्टर का पार्ट, ई को आ रहा है, एंजाइम में कट्स द डीएनए बिटवीन द G एंड E, G और A, ग्वानिन और एडिनिन, ओनली व्हेन द सीक्वेंस GATC इज प्रेजेंट इन द डीएनए। ये फॉरेन डीएनए है बाहर, जिसको अपन ने रिकॉम्बिनेट करना है। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या करेंगे, इसको यहां से कट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वेक्टर डीएनए को भी सेम यहीं से कट करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये देखिएगा, यहां से जब आप इन्हें कट किया ना, ई को आर, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ठीक है। तो इसके स्टिकी एंड और जो फॉरेन डीएनए के स्टिकी एंड है, ये दोनों सिमिलर होनी चाहिए भाई, TTA, है ना। तो थाइमिन का अपोजिट एडिनिन, ये एडिनिन का अपोजिट। तो ये इस तरह से आपने वेक्टर डीएनए को भी कट कर दिया और फॉरेन डीएनए को भी कट कर दिया, ठीक है। तो ये जो स्टिकी एंड है ये आपस में यहाँ ज्वाइन हो जाएंगे, डीएनए फ्रेगमेंट ज्वाइन एट द स्टिकी एंड। स्टिकी एंड होती है, ये वेक्टर है और ये फॉरेन है, और ये एक बिल्कुल नया रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, ठीक है। कहने का मतलब है वेक्टर डीएनए को भी जब अपन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काटने में यूज लेंगे, ठीक है, तो वो भी सेम होगा, इसके लिए दोनों सेम होंगे, नहीं तो ये स्टिकी एंड आपस में स्टिक नहीं हो पाएंगे। देखिएगा यहाँ का जो सीक्वेंस है, यहाँ का सीक्वेंस है, ये भी क्या होना चाहिए, सिमिलर, तभी ये आपस में क्या कर पाएंगे, रिकॉम्बिनेट हो पाएंगे। तो ये एक डायग्राम था हमारी रिकॉम्बिनेट टेक्नोलॉजी का, कैसे रिकॉम्बिनेट होता है। नेक्स्ट, अब द रेस्ट्रिक्शन, इसी को थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं। द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कट द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोम। मतलब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करता है, कट द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, डीएनए स्ट्रैंड को कट करता है अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोम, मतलब पैलिंड्रोमिक सेंट्रोम से थोड़ा सा दूर, बट बिटवीन द सेम 2 बेस ऑन द अपोजिट स्ट्रैंड। लेकिन दोनों बेस क्या होने चाहिए, सेम, किसके, अपोजिट स्ट्रैंड्स के। दिस लीव्स सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शन एट द एंड, और ये छोटे से ही पोर्शन को वहां से क्या करेगा, हटाएगा। सॉरी, देयर आर ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस कॉल्ड स्टिकी एंड्स ऑन ईच स्ट्रैंड। अभी जस्ट हमने देखा कि जो ये ओवरहैंगिंग स्ट्रैंड्स है ना, ये वाले, ये क्या कहलाएंगे, स्टिकी स्ट्रैंड्स, ओके। द स्टिकनेस ऑफ द एंड्स, द स्टिकनेस ऑफ द एंड्स फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ द एंजाइम डीएनए लाइगेज। मैंने आपको बताया था जहां पे ये जुड़ेंगे, तो ये जो स्टिकनेस है ना, ये हेल्प करती है डीएनए लाइगेज को, क्योंकि डीएनए लाइगेज क्या करेगा, इस डीएनए और दूसरे डीएनए, फॉरेन डीएनए, वेक्टर डीएनए को आपस में क्या करेगा, जोड़ देगा। द फॉरेन डीएनए एंड द होस्ट डीएनए कट बाय द सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। मैंने आपको बताया था, चाहे फॉरेन डीएनए लीजिए या होस्ट डीएनए लीजिएगा, दोनों को ही क्या है, सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से आपको क्या करना पड़ेगा, कट। द रिजल्टेंट डीएनए फ्रेगमेंट्स हैव द सेम काइंड ऑफ स्टिकी एंड। और हम देखेंगे कि जो रिजल्टेंट डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं, उन दोनों के अंदर सेम काइंड के क्या होते हैं, स्टिकी एंड्स।
एंड दीज कैन बी ज्वाइन टुगेदर यूजिंग डीएनए लाइगेज, और ये दोनों ही किसके थ्रू ज्वाइन होंगे, डीएनए लाइगेज के थ्रू। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ये उस डायग्राम का एक्सप्लेनेशन था। कन्वेंशन फॉर नेमिंग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस। देखिएगा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम्स हैं उनका नाम कैसे दिया जाता है, ठीक है। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी रिकॉम्बिनेंट डीएनए में। फिर भी अगर आपको कहीं कुछ भी डाउट लगे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भेजिएगा, हम आपके सारे डाउट्स दूर करेंगे। द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम कम्स फ्रॉम द जीनस। देखिएगा, कोई भी जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो किसका होता है, जीनस है। जैसे अपन ने ई को R1 लिखा, ठीक है, तो ये ई जो फर्स्ट लेटर है ये जीनस का है। हिंड 2 लिखा अपन ने, क्या लिखा, हिंड 2, तो ये जो H है ये जीनस है। सेकेंड 2 लेटर्स कम फ्रॉम द स्पीशीज ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल फ्रॉम विच द एंजाइम आइसोलेटेड। अब सेकेंड 2 लेटर जो होते हैं ना, ये उस स्पीशीज को डिटेक्ट करते हैं जहां से उस स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म को डिटेक्ट करते हैं जहां से आपने इस एंजाइम को क्या किया है, एक्सट्रैक्ट किया है। द फोर्थ लेटर इज इन कैपिटल फॉर्म ड्राइव्ड फ्रॉम द स्टेन ऑफ माइक्रोब, और जो फोर्थ लेटर होता है ये कैपिटल जो होता है नंबर है जो कि बताता है कि इसका कौन सा स्ट्रेन है माइक्रोब्स का। द रोमन लेटर फॉलोड इज द ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी, और जो रोमन लेटर है ये इसके ऑर्डर को फॉलो करते हैं कि डिस्कवरी। बेस्ट एग्जाम्पल इको R1 कम्स फ्रॉम द एस्चेरिशिया कोलाई RY13, मतलब इको R1 जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है ये कहाँ से आया है, एस्चेरिशिया कोलाई RY13 से। ओके, नेक्स्ट अब हम देखते हैं सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी डीएनए फ्रेगमेंट को अपन कैसे आइसोलेट करेंगे, सेपरेट करेंगे, ठीक है। देखिएगा, द कटिंग ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिजल्ट इन द फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए। जब भी अपन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को कट करेंगे ना तो उसको बहुत सारे डीएनए के फ्रेगमेंट्स बनेंगे। दीज फ्रेगमेंट्स आर सेपरेटेड बाय ए टेक्निक कॉल्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, और इन फ्रेगमेंट्स को अपन सेपरेट करेंगे एक टेक्निक के थ्रू जिसे अपन क्या बोलते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। सिंस द डीएनए फ्रेगमेंट्स आर नेगेटिवली चार्ज, यहाँ हम देख रहे हैं कि जो डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं। दे कैन बी सेपरेटेड बाय फोर्सिंग देम टू मूव टूवर्ड्स एनोड। ये मशीन होती है और इस मशीन के अंदर क्या है, इलेक्ट्रिक करंट वायर्स के थ्रू कनेक्ट रहती है। तो ये जो मशीन है ना, जब ये डीएनए नेगेटिवली चार्जेड मॉलिक्यूल्स हैं इन सबको सेपरेट करती है बाय फोर्सिंग देम टू मूव एनोड, कि ये एनोड की तरफ फोर्सफुली मूव करे अंडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ मीडियम मैट्रिक्स। यहाँ बीच वाला रीजन मैट्रिक्स भी है, किसके थ्रू, एक इलेक्ट्रिक फील्ड। और ऑब्वियसली आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कब प्रोड्यूस होगा, जब यहाँ करंट पास होगा। मोस्ट कॉमनली यूज मैट्रिक्स इज एगारोज। जो सबसे कॉमनली मैट्रिक्स यूज की जाती है वो क्या होती है, एगारोज। अ नेचुरल पॉलीमर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवीड। ये एक नेचुरल पॉलीमर है जिसे कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया है, सीवीड से। डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट अकॉर्डिंग टू देयर साइज थ्रू सीविंग इफेक्ट प्रोवाइडेड बाय द एगारोज जेल। ये जो एगारोज जेल है ये डीएनए फ्रेगमेंट्स को उनके साइज के बेसिस पर सेपरेट कर देता है, किसके थ्रू, थ्रू अ सीविंग इफेक्ट। हेंस द स्मॉलर द फ्रेगमेंट साइज फर्दर इट मूव्स, यानी कि जितनी उस डीएनए की स्मॉल साइज होगी वो फर्दर मूव करेगा। द सेपरेटेड फ्रेगमेंट्स आर विजुअलाइज बाय स्टेनिंग देम विद इथिडियम ब्रोमाइड। और जो भी अपन ने डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट किए उनको अपन विजुअलाइज करना चाहते हैं तो अपन को उस पर इथिडियम ब्रोमाइड की क्या करनी पड़ेगी, डाई। एक्सपोज टू अल्ट्रावायलेट, और डाई करके आप उसे यूवी रेडिएशन में लाएंगे तो वो एक्सपोज हो जाएंगे। द सेपरेटेड बैंड्स ऑफ डीएनए आर कट आउट फ्रॉम द एगोरेज जेल। और जो सेपरेटेड बैंड्स होते हैं डीएनए के उन्हें कट आउट करेंगे फ्रॉम एगोरेज जेल एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जेल पीस, और जेल पीस से बाहर निकालेंगे। दिस स्टेप इज कॉल्ड इल्यूशन, और इस स्टेप को अपन क्या बोलते हैं, इल्यूशन। ठीक है, याद रखिएगा ये पूरी एक टेक्निक है। ठीक है, ये हमारा क्या है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।